नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 150 क्वेश्चन जो कि है बायोलॉजी के ऊपर, जो कि आपका वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र से देखने को आपको मिल जाएगा। जो कि जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पर साइंस से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है साइंस में अगर प्रश्न आता है तो वहाँ पर 3 पार्ट से आता है। फिजिक्स से आता है, केमिस्ट्री से आता है और आपका जो है बायोलॉजी से आता है ना। तो बायोलॉजी वाले सेक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपका आगामी जितना भी एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जितने भी प्रश्न हैं वो अच्छे से याद हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्नों को। और प्रश्न के बारे में बता दें दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं वह वन लाइनर प्रश्न है, ठीक। अर्थात आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर डायरेक्ट आपको आंसर देखने को मिलता जाएगा, ताकि जितना कम से कम समय है उसमें हम लोग कवर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। तो देखिएगा, प्रश्न आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पहला दिया है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, ठीक है। सर्वग्राही बोला है ना भाई, तो कौन सा होता है, तो ए बी ग्रुप का होता है। याद रखिएगा ए बी ग्रुप का क्या होता है, तो एसेप्टर के बारे में बोला गया है ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एसेप्टर या फिर कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वह एसेप्टर होता है, ये बोला गया, तो ए बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रक्त के ए बी वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग अर्थात कौन से ब्लड ग्रुप होना चाहिए, तो ए बी वाला सिर्फ ए बी वाला को दे सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ठीक है। तो कितना होता है, ब्लड प्रेशर बोला गया है ना भाई, तो कितना होता है 80/120, देख सकते हैं मिलीमीटर पारा में यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mmHg बोला गया है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है जो रक्तदाब होता है उसका नियंत्रण, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या फिर इसी को एड्रिनल ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एड्रिनल ग्रंथि बोला जाता है या फिर अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो रक्तचाप बढ़ने के लिए, ठीक है। अर्थात बीपी बढ़ता है ना, उसी को बोलते हैं रक्तचाप। तो ये क्या होता है, अगर उसको बढ़ता है ना उसी को हाइपरटेंशन शब्द उपयोग करते हैं, उसके लिए ये बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न दिया है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इस्कीमिया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इस्कीमिया कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल होता है, अर्थात लाल रक्त कणिकाएँ होती है, ठीक है। याद रखिएगा कितनी होती है, तो 5 मिलियन होती है, ठीक है। 5 मिलियन होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है, हिपैरिन है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा है, हिपैरिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है, तो 180 से 200 mg, ठीक है, परसेंट में होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो देख सकते हैं कितना है, 80 से 100 mg, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिया है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर देख सकते हैं कितना बोला गया है, mg प्रति 100 ml में होता है, तो कितना होता है, तो 60 होता है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्षारीय होता है ना भाई। 7.4 है मतलब क्षारीय, क्योंकि ये 7 वाला लाइन है जिसपे क्या होता है, कोई भी पदार्थ का अगर पीएच मान वहाँ पर क्या बोल सकते हैं 7 है तो वह उदासीन होता है, 7 से कम होने पर वह अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय होता है। तो इस प्रकार जितना भी कम होगा 7 से वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जिस प्रकार 7 से जितना ज़्यादा अधिक होगा वह उतना ही प्रबल क्षार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो 5 लीटर होती है, याद रखिए कितनी होती है, 5 लीटर होती है। अगला प्रश्न है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो 55 होता है ना भाई, याद रखिएगा 55% होता है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, आपको दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, जिसमें दिया है, कणिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है, तो किसकी कमी के कारण होती है, तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण क्या होती है दोस्तों, अरक्तता
होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टमस फैक्टर किसमें निहित होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रक्त जमाव में। ठीक है, किसमें होता है? तो रक्त जमाव में होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर लसिका। ठीक है, क्या बोला गया? रुधिर लसिका इसमें देखी जाती है, तो किन में देखी जाती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थ्रोपोड में देखी जाती है। ठीक है, संधिपाद बोला जाता है, जिसको आर्थ्रोपोड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन का होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बोला गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो किस ओर होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अग्रगामी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न कवर करने हैं, तो जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते जाते हैं। हृदय वंचित है, तो वंचित है किससे वंचित है? तो ऐच्छिक पेशी से, याद रखिएगा। किससे यह वंचित है? तो ऐच्छिक पेशी से यह वंचित है, जो हृदय होता है वह। अगला है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रश्न दिया है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन का दर क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रति मिनट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 70 से 80 बार बोला है, लेकिन हम लोग बहुत बार बोले वहाँ पर 72 है, 72 पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है 72, तो आप लोग 72 को मार के कीजिएगा, या फिर अगर आपको अंतराल में दिया जाता है जैसे कि 60 से 70, 70 से 80, तो आप लोग 70 से 80 बार इसको ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है दोस्तों इससे? तो दोषपूर्ण कपाट। ठीक है, या क्या पता चलता है? तो दोषपूर्ण कपाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सी शिरा फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो देख सकते हैं फुसफुस शिरा, याद रखिएगा कौन सा है? तो फुसफुस शिरा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, इसी को 4 चैम्बर में टोटल बटा रहता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, मानव हृदय में कितने वाल्व? ठीक है, वाल्व के बारे में पूछा गया, कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ठीक है, तो किन्होंने किया था ये बोला गया है, तो देख सकते हैं किन्होंने किया था, तो CN बर्नाल्ड ने किया था। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा क्या होता है? प्रत्यारोपण करने का मतलब क्या होता है? हार्ट ट्रांसप्लांट बोलते हैं ना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसको, मतलब दूसरे व्यक्ति के में हार्ट को लगाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह हो जाएगा, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG जो है ना, वह हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होती है? देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल गया 72 बार। ठीक है, वहाँ पर अंतराल में बोला गया था 70 से 80 बार, बट ये क्या है? ये औसत मनुष्य का निकलता है ना भाई, औसतन जो निकाला गया है ना वह यह मान होता है। चलिए अगला देखते हैं। दिल का दौरा किस कारण होता है? ठीक है, किस कारण होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण। ठीक है, याद रखिए इसी के कारण क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है। अगला प्रश्न है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में यह स्थित होती है, याद रखिएगा कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क के आधार पर यह स्थित होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? तो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। कौन सा है? वो हाइपोथैलेमस है, याद रखिएगा, जो बाकी इन सभी चीज़ को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, क्या करती है? उसको नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? देखो क्या बोला है? मिश्रित ग्रंथि बोला है ना, कौन सी है? तो अग्नाशय होती है, याद रखिएगा कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। अगला प्रश्न है,
स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो देखो ये भी क्या है, यकृत। डबल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यतः या फिर सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक के आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो KI के रूप में यह मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको बहुप्रभावी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह देखते हैं। प्रश्न दिया है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो इंसुलिन का जो आविष्कारक कौन है, फिर आविष्कार किसने किया, ये हमसे पूछा गया है। तो F बेटिंग ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है, याद रखिएगा दोस्तों अच्छे से इसको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए गए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? तो फेरोमोन है, याद रखिएगा कौन सा है? फेरोमोन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो कौन सा है? अधिवृक्क है, याद रखिएगा कौन सा है? अधिवृक्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह नर लिंग हार्मोन है तो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, वृद्धिकर हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा यह बनाया जाता है, याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर 50 प्रश्न हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं दोस्तों। चलिए फिर से 50 प्रश्नों का सेट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है? तो किसका है? तो प्रॉन का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्षवासी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो कौन होते हैं? तो जीरोफाइट होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कीट विज्ञान अध्ययन है तो कीटों का, ठीक है, कीट विज्ञान में कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? तो किस प्रकार का कहा जाता है? तो वल्कवासी कहा जाता है, याद रखिएगा वल्कवासी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, BOD किसका संक्षिप्त रूप है? तो किसका है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यह संक्षिप्त रूप, जिसमें दिया है चट्टानों स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ठीक है, चट्टानों स्तर पर, फिर चट्टानी स्तर पर आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको जो बोला जाता है वह है सेक्सिकोलम, ठीक है, क्या बोला जाता है? सेक्सिकोलम बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, IUCN द्वारा, ठीक है, क्या बोला गया है? IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने वर्गों में? तो 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? तो किस बात का सूचक है? प्रदूषण के सभी क्षेत्र, ठीक है, प्रदूषण के क्षेत्र का यह सूचक है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो पौधे के द्वारा यह छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजैव निम्नीकरण, ठीक है, क्या बोला गया है? अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है तो पुनः चक्रण, ठीक है, क्या है? पुनः चक्रण या उसके लिए सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो कौन से हैं? जैविक और अजैविक, इसके 2 घटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला, जिसको हम लोग लौंग के नाम से जानते हैं, किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से यह प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किस में किया जाता है? तो लौंग में किया जाता है। अभी प्रश्न देखिए, है ना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? तो कौन से है वो? काजू, ठीक है, इसमें क्या होता है? असली भी होता है और दिखावटी भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो किस में होता है? सेब में होता है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आभासी फल
का एक उदाहरण है। ठीक है, क्या बोला गया? आभासी बोला है ना भाई, याद रखिएगा। आभासी फल का एक उदाहरण है तो कौन है? सेब है, याद रखिएगा, आभासी फल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है सेब फल क्या है? तो यह क्या है? तो यह गूदेदार पोम है, याद रखिएगा, क्या है? गूदेदार पोम है जो कि सेब हो, उसके बारे में बोला गया है। अगला देखते हैं, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो कौन सा है? वुल्फिया। कौन सा है? तो वुल्फिया है, याद रखिएगा, नाम आप लोग अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस रूप में पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो छोटा वृक्ष। ठीक है, किस रूप में पौधे से? तो छोटा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है जो उसका। अब देख सकते हैं, अफीम के पौधे के किस भाग में हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो किस में होता है? तो फल आवरण से। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? तो फल आवरण से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी। ठीक है, दालचीनी का जो क्या है, जो वृक्ष का छाल होता है ना, उसको मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? आप लोग आंसर देख सकते हैं, क्या लिखा है? क्वेरकस स्पे से यह प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, कॉफ़ी, कोको और कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलाइट क्या है? तो कौन सा है? कैफीन है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा है? कैफीन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, झाड़ी के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो बीज से निकाला जाता है ना भाई, किससे निकाला जाता है? तो बीज से निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो कौन सा विश्व का सबसे लंबा पौधा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखा है? यूकेलिप्टस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमरबेल है तो अमरबेल क्या है? तो क्या है? जो अमरबेल होता है वह परजीवी के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या है? पूर्ण तना परजीवी। ठीक है, अमरबेल याद रखिएगा। इसी को और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? कुस्कुटा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, अमरबेल क्या है? तो यहाँ पर लिखा है परजीवी के रूप में है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो किससे होती है? तने या शाखाओं की छाल से होती है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रश्न दिया है, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो सिंकोना के छाल से निकाली जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन का प्रयोग किया जाता है ना भाई, किसका प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग है तो कौन सा होता है? तना इसका। ठीक है, तो प्याज में इसका जो तना होता है वह खाद्य वाला भाग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, पौधे में जल और पोषकों के संचलन के लिए ऊतक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो जाइलम कहलाता है ना भाई, क्या कहलाता है? जाइलम कहलाता है। अगला प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण। ठीक है, क्या है? जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो अंतः शोषणी दाब सिद्धांत का यह खंडन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसमें है, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? संयुक्त संवहन कहा जाता है ना। आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त संवहन कहा जाता है। अगला है, मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? पैरेनकाइमा के द्वारा होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा, अर्थात आंसर इसका हो जाएगा पैरेनकाइमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो परासरण दबाव से पहुंचता है। याद रखिएगा दोस्तों, किस दबाव से पहुंचता है? तो परासरण दबाव से पहुंचता है। अगला प्रश्न है, धनिया के उपयोगी अंश होते हैं, अर्थात कौन से भाग धनिया के उपयोगी होते हैं? तो कौन से होते हैं? पत्ते और सूखे बीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, कौन सा अंश होता है? तो कायिक कली का। ये क्या होता है? बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो ताजा पुष्प समूह यह होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्तियों में करता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रश्न दिया है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो पत्ता के माध्यम से यह होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया है, अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? तो यह बरगद में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो कौन सी होती है?
आरोही जड़ होती है। याद रखिएगा कौन सी जड़ होती है, तो यह आरोही जड़ होती है। अगला प्रश्न दिया है काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप है जिन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विसर्पी लताएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो विसर्पी लताएं कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जिसमें है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है, वह कहलाती है, तो परासरण कहलाती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न दिया है मूल रोम कहाँ से निकलते हैं, तो बाह्य त्वचा से निकलते हैं मूल रोम जो होते हैं वह। अगला प्रश्न है मूल का जल और शोषण में संबंध भाग है, तो कौन सा है, मूल रोमों का जोन। ठीक है, अर्थात मूल रोमों का जो क्षेत्र होता है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है, तो बांस। ठीक है, ये क्या है, तो घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 50-50 के 2 सेट कंप्लीट कर लिए, अर्थात हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, डीपीटी टीका किस रोग के बचाव में दिया जाता है, तो किस रोग के बचाव में दिया जाता है, रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है टिटनेस का कारण होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटेनी इसका क्या होता है, कारण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न दिया है रोहिणी जिसको गलघोटू के नाम से जाना जाता है और इन्फ्लुएंजा होने का कारण क्या है, या फिर क्या कारण है, तो क्या है, तो जीवाणु और विषाणु के कारण यह होता है। ठीक है, याद रखिए किसके किसके कारण, तो जीवाणु और विषाणु के कारण यह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एंटेरोबियसता पैदा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो पिनकृमि के द्वारा यह की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न दिया है गलसुआ। ठीक है, क्या लिखा है, गलसुआ एक वायरस होता है जो सूजन पैदा करता है, किस में पैदा करेगा, तो यह कर्णपूर्ण ग्रंथि में यह पैदा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है किसान का मित्र। अगला प्रश्न देखिएगा, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है टाइफाइड बुखार जो होता है। और देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, कौन सा रोग रक्तदान से नहीं फैलता। ठीक है, रक्तदान से कौन सा रोग नहीं फैलता, तो टाइफाइड यह क्या होता है, तो रक्तदान से यह नहीं फैलता। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, तो यकृत में संक्रमण से क्या होता है, पीलिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है, तो देख सकते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होने की संभावना रहती है, तो एस्बेस्टोसिस होने की यह संभावना होती है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न दिया है लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसके द्वारा किया था। ठीक है, क्या है देखिएगा अच्छे से, एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, अर्थात किसने किया था, तो किन्होंने किया था, हैंसेन ने किया था। याद रखिएगा किन्होंने किया था, तो हैंसेन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी, तो देख सकते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है मलेरिया कौन पैदा करता है, तो कौन पैदा करता है, तो प्रोटोजोआ मलेरिया को पैदा करता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रश्न दिया है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो देख सकते हैं एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, जो कि मादा एनाफिलीज के नाम से जानते हैं इसी को हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एडिस एजिप्टी के द्वारा यह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर स्पोरोजोआइट कौन सी होती है, तो संक्रामक अवस्था होती है मलेरिया परजीवी की। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो किसके अध्ययन से है, तो विषों के अध्ययन से है, देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एंटासिड किसके राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है, तो पेट दर्द। ठीक है, पेट दर्द याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है, तो कौन सी करती है, तो कैडमियम करती है ना, कैडमियम करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी फैल जाती है, तो टाइफाइड होती है दूषित पानी
पीने से। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न दिया है वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो जुकाम। ठीक है, तो वायरल संक्रमण से होता है जुकाम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है साधारण जुकाम पैदा किया जाता है वायरस के द्वारा। अगला प्रश्न है दुग्ध शर्करा है कौन सा है? तो लैक्टोज क्या है? तो दुग्ध शर्करा होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? किसके? तो याद रखिएगा जीवाणु के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो दिया है विनाइट्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न दिया है जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो देख सकते हैं तपेदिक। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? यक्ष्मा बोला जाता है। अगला है मिट्टी के अपमार्जन कौन होते हैं? तो कौन होते हैं मिट्टी के जो अपमार्जन होते हैं ना, वो कौन होते हैं? तो जीवाणु होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न देखिएगा प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसके द्वारा किया था, या फिर किसने किया था, है ना, या फिर किसके द्वारा किया गया था? ये तीनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न दिया है स्लीपद का कारक है कौन? कारक है तो यहाँ पर देख सकते हैं सूत्राभ कृमि। ठीक है, क्या है? सूत्राभ कृमि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्लीपत के लिए वाहक है तो कौन वाहक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, ये क्या होते हैं? तो स्लीपत के लिए वाहक होते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा दोस्तों, क्या प्रश्न दिया है? अष्टभुज। ठीक है, क्या बोला गया? अष्टभुज, जिसको हम लोग ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं, घोंघा जिसको स्नेल के नाम से जानते हैं, सीपिया और यूनो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? तो किस फाइलम में शामिल किया जाता है? मोलस्का में शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है परियाणिका किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो केचुआ में यह पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है माइकोप्लाज्मा किस रोग से संबंध है? तो यहीं तक इसका आंसर लीजिएगा, तो कौन से? तो श्वास संबंधी होता है, याद रखिएगा, है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो किस जंतु में नहीं होता? तो अमीबा में यह नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है अमीबी पेचिस पैदा होती है, तो देख सकते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा, याद रखिएगा इसका नाम आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है दोस्तों पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, तो किसका संकेत है? तो दूषित जल का यह संकेत होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कौन सा कृमि फीता कृमि होता है? तो टीनिया। ठीक है, टीनिया क्या होता है? तो एक फीता कृमि होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आपको दिख गया है, जो कि है वर्णिकी लवक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न है ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? तो जोंक में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग लीच के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न दिए हैं वह भेषज। ठीक है, क्या बोला गया? देखिएगा वह भेषज कौन सी है जो आंत्रज्वर में दी जाती है? ठीक है, तो आंत्रज्वर में दी जाती है तो वह कौन सी होती है? तो क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोमाइसिटिन यह दी जाती है। या फिर देख सकते हैं बोला जाता है, या इसका आप लोग अगर इंग्लिश नाम जानते हैं ना, तो आप लोग इसको इंग्लिश नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्लोरोमाइसिटिन है तो क्या है? एक प्रतिजीवाणु। ठीक है, पता चल गया क्या होता है? तो यह एक प्रतिजीवाणु होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न दिए है किसकी खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना? किसकी खोज के कारण दिया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया है? स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण क्या किया गया था? तो उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न दिया है पुरुष में मरकरी में विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है बोला गया है ना? तो पारद के द्वारा यह फैलता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जिसमें दिया है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है
तो किसमें पाया जाता है, तो कपास उद्योग के कर्मचारियों में यह रोग पाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, रोग का नाम याद रखिएगा, ठीक है भाई, रोग का नाम याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कपास उद्योग के कर्मचारियों में यह पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा यह वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।